नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। और ये वीडियो एग्जाम जो है उसमें अलग से मेंशन किया हुआ टॉपिक है ये 73वां संविधान संशोधन, जो कि किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज है, इसकी भूमिका क्या क्या है। तो ये हमारे ग्राम सेवक है, यानी जो वीडियो की पोस्ट है उसके अंतर्गत ये सिलेबस मेंशन किया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन और उसकी अवधारणा और प्रकार क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पंचायती राज का आधार और इसका विकास किस प्रकार से हुआ। पंचायती राज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में देखेंगे तथा पंचायती राज का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ वो देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद कुछ क्षेत्र में जो पैसा एक्ट लगा हुआ है वो भी हम देखेंगे। ग्राम सभा के बारे में हम जानकारी लेंगे और अविश्वास प्रस्ताव और जो भी अन्य प्रस्ताव हैं वो पंचायती राज संस्थाओं में किस प्रकार से वर्क करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्थानीय स्वशासन है उसकी अवधारणा और प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थानीय सुशासन का अर्थ है वो क्या है। स्थानीय सुशासन का अर्थ का मतलब है कि स्थानीय लोगों द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं उनका चयन करना, यानी स्थानीय सुशासन का सीधा अर्थ है कि जो लोग हैं वो अपने में से ही एक जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे जो उनके बीच में रहता हो। और इसकी जरूरत है वो क्यों पड़ी कि जो स्थानीय समस्याओं का समाधान है वो आपसी सहयोग से ही किया जाए, ऊपर नहीं जाना पड़े ज़्यादा हमें, इसके लिए इस स्थानीय सुशासन की हमें जरूरत पड़ी। इसके बाद हम देखेंगे कि स्थानीय सुशासन कितने प्रकार का होता है। तो स्थानीय सुशासन है वो दो प्रकार का है, एक तो ग्रामीण स्थानीय सुशासन है और एक शहरी सुशासन है। तो जो ग्रामीण स्थानीय सुशासन है इसे 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि शहरी सुशासन है उसे 74वें संविधान से संशोधन से जो संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, हम सिर्फ इसके बारे में ही बात करेंगे। तो जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है इसके 3 स्तर होते हैं। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो 3 स्तर देखिए, पहला स्तर जो जिले के ऊपर है सबसे बड़ा वो है जिला स्तर, फिर आती है पंचायत समिति जो तहसील स्तर पर होती है, और फिर गाँव में होती है वो ग्राम पंचायत होती है। और इसका संबंध है वो किस संशोधन से है? 73वें संविधान संशोधन से संबंध है। जबकि जो शहरी स्वशासन है इसके भी 3 स्तर होते हैं। सबसे बड़ा नगर निगम होता है, फिर नगर परिषद होती है और सबसे छोटा है वो नगर पालिका होता है। और इसका संबंध है वो 74वें संविधान संशोधन से है। अब हम बात करेंगे कि स्थानीय सुशासन है वो अभी से चल रहा है या फिर पुराने जमाने में भी स्थानीय सुशासन की जो प्रणाली है वो चलती थी या नहीं। तो देखिए, प्राचीन काल में बात करें तो वैदिक काल के अंदर है जो स्थानीय सुशासन है इसका उल्लेख अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है, जिसके अंदर जो ग्राम है उसका मुखिया उसको क्या बोला गया है? उसको ब्राह्मणी कहा गया है। यानी इसकी जानकारी है वो हमें अथर्ववेद के अंदर मिलती है। वैदिक काल में भी स्थानीय सुशासन की हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध काल में भी इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर मुखिया जो होता था गांव का उसे ग्राम युद्ध कहते थे। मौर्य काल में मुखिया होता था उसे मुखिया ग्राम बोलते थे। मुगल काल में इसे मुखिया मुकदम के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में आप सभी को बताइए कि ग्राम पंचायत होती है उसमें सरपंच है वो बनाए जाते हैं। जब चोल शासक प्रतांक प्रथम थे उसमें क्या था कि उत्तरू मेरु अभिलेख में स्थानीय सुशासन की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें ग्राम सभा को उर कहा गया है। क्या कहा गया है? उर कहा गया है। किसके शासन काल में? चोल शासक प्रतांक प्रथम के काल में। जबकि विजयनगर साम्राज्य है इसमें आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी जो स्थानीय सुशासन से संबंधित थी। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि प्राचीन काल में भी है वो स्थानीय सुशासन है वो चला करता था। इसके बाद हम बात करें कि ब्रिटिश काल आ गया, औपनिवेशिक काल। उस समय स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से कार्य करता था वो भी हम देख लेते हैं। तो बात करें औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश काल में, तो 1687 है। इसमें क्या हुआ कि मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687 के अंतर्गत। फिर 1786 में 26 में क्या हुआ? 1726 के अंतर्गत बम्बई और कोलकाता में भी नगर निगम की स्थापना की गई। 1882 में जो लॉर्ड रिपन थे वो एक प्रस्ताव लेकर आए जिसे क्या कहा गया? स्थानीय सुशासन का मेग्ना कार्टा कहा गया। और ये कौन लेकर आए थे? ये लेकर आए थे लॉर्ड रिपन। ये भी आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड रिपन है वो एक स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए जिसे स्थानीय सुशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी प्रस्ताव के कारण क्या लॉर्ड रिपन है उनको क्या कहा गया? स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया। जब भी बात आए कि स्थानीय सुशासन का जनक कौन है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लॉर्ड रिपन है उन्हें स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है।
इसके बाद 1919 में एक एक्ट आया जिसमें स्थानीय स्वशासन है उसे प्रांतीय विषय बनाया गया, यानी प्रांतों की जो सूची है उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी प्राचीन काल थी उसमें स्थानीय स्वशासन की अवधारणाएं और प्रकार क्या थी, किस प्रकार से ये काम करता था। अब हम बात करेंगे पंचायती राज का आधार और विकास। तो हम देखेंगे कि पंचायती राज का आधार है वो पंचायती राज है वो किस प्रकार से शुरू हुआ, तो इसका आधार क्या रहा। तो महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज अवधारणा है, इसी अवधारणा के ऊपर जो पंचायती राज का आधार है वो रखा गया है। और महात्मा गांधी जी की पुस्तक है इन स्वराज माई पिक्चर ऑफ द फ्रीडम इंडिया, इन्होंने इन पुस्तक में विशेषकर जो स्थानीय सुशासन है उसको बढ़ावा दिया कि जो निचले तबके के लोग हैं, ग्रामीण स्तर के लोग हैं, उनकी अपनी खुद की सरकार होनी चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। और यही आगे जाकर ग्राम स्वराज की अवधारणा के ऊपर पंचायती राज है उसका विकास हुआ। इसके बाद देखिए कि संवैधानिक प्रावधान है जो स्वतंत्रता के बाद स्थानीय सुशासन के लिए किस प्रकार से हुआ। तो जो भाग जार है, तो देखिए कि संवैधानिक प्रावधान स्वतंत्रता के बाद जो भाग 4 है जिसे नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं वो भाग 4 के अंतर्गत है। इसमें अनुच्छेद 40 जो है इसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि संविधान के भाग 4 डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायत है उसका उल्लेख है और ये राज्य सूची का विषय है। ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो पंचायती राज है वो किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। इसके बाद हम बात करें कि पंचायती राज के बारे में शुरुआती कार्यक्रम है वो किस प्रकार से शुरू हुए। तो के.एम. मुंशी जी हैं, उन्होंने सिफारिश की थी और 1952 में क्या हुआ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये चालू हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में कब चालू हुआ था? ये हुआ था 20 अक्टूबर 1952 को। ये आप ध्यान रखेंगे कि 20 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये स्टार्ट हुआ था। और ये किसने शुरू किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये किन्होंने स्टार्ट किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 के अंतर्गत। इसके बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार योजना है ये आई थी। ये इसके शुरुआती कार्यक्रम है ये पंचायती राज से संबंधित। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी समितियां रही हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं। तो आप उन समितियों को ध्यान रखेंगे और किस साल में ये बनी है ये भी ध्यान रखेंगे। तो पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे अशोक मेहता समिति जो कब बनी थी? ये बनी थी दिसंबर 1977 में। इसके बाद अगली समिति है जी वी के राव समिति जो 1985 में बनी थी। इसके बाद है एम.एल. सिंघवी समिति यानी ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में बनी थी। इसके बाद है पी.के. थुंगन समिति जो 1988 में बनी थी। इसके बाद है गोडगिल समिति 1988 और इसी समिति के सिफारिश के ऊपर जो पंचायती राज हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था गोडगिल समिति की सिफारिश के ऊपर। फिर इसके बाद अगली समिति है नाथुराम मिर्जा समिति 1991 में और 73वां जो सुधार संशोधन विधेयक पारित हुआ था उसमें ये बनाई गई थी। इसी की सिफारिश के ऊपर 1992 में जो विधेयक है ये पारित हुआ। फिर राजस्थान सरकार है उन्होंने भी कुछ समितियां बनाई हैं। तो इन समितियों के बारे में हम एक एक लेकर समिति की चर्चा करेंगे। लेकिन आप जो समितियां हैं इनका ईयर है वो जरूर से ध्यान रखें कि किस साल में ये बनी है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, फिर जी.वी.के. राव समिति 1985 में, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 के अंतर्गत है, पी.के. थुंगन समिति 1988 में और गोडगिल समिति 1988 में है। तो आप इन समितियों को विशेषकर इनका साल है वो याद रखें क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पंचायती राज से संबंधित समितियों को उनके कालक्रम के अनुसार सेट करें। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, फिर जी.वी.के. राव, फिर लक्ष्मीमल सिंघवी, फिर पी.के. थुंगन समितियां ये इस प्रकार से बनाई गई थी। अब हम पहली जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनाई गई थी। इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम है ये जो एस पद रहा था ये इसकी सिफारिश की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। और बलवंत राय ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसका शीर्षक था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसलिए जो बलवंत राय मेहता जी हैं इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका शीर्षक था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसके बाद और कारण देखिए, इन्होंने कहा कि अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप है वो पंचायती राज में होता है। तो ये भी इन्होंने कारण बताया था। इसके बाद इन्होंने त्रिस्तरीय संरचना है इसकी सिफारिश की थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में जो त्रिस्तरीय
संरचना है इसकी सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता जी ने। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता जी को। इसके बाद चुनाव है वो ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष होना चाहिए और जो पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति ने सिफारिशें की थी। इसके बाद अगली समिति है अशोक मेहता समिति, जो कब बनाई गई थी? 1977 में। ये आप ध्यान रखेंगे कि अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? 1977 में। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें थी वो थी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो सिर्फ 2 स्तर पर होनी चाहिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद, ये 2 ही होने चाहिए। और इन्होंने कहा कि पंचायत समिति है वो नहीं होनी चाहिए। इन 2 स्तर की सिफारिशें की थी अशोक मेहता समिति ने। और इन्होंने साथ ये भी कहा कि जो भी जो पंचायती राज संस्थाओं से चुनाव है इनमें राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी ये चुनाव है वो राजनीतिक दलों के आधार पर होने चाहिए। और इन्होंने 4 साल का कार्यकाल की सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो टैक्स लगाने की शक्ति है और संवैधानिक मान्यता है ये भी पंचायती राज संस्थाओं को दी जानी चाहिए। और अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिशें की थी इनको लागू करने वाले राज्य थे कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, यानी इन 2 राज्यों ने इस समिति की सिफारिशों को लागू किया था। इसके बाद अगली समिति है जी.वी.के. राव समिति। तो जी.वी.के. राव समिति कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1985 के अंतर्गत। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये 4 स्तरीय संरचनाएं होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति ने 3 स्तरीय बताई थी। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए। फिर अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बताई। फिर जी.वी.के. राव समिति ने कहा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये 4 स्तर होनी चाहिए। और जी.वी.के. राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। और ये गठन कब हुआ था? जब राजीव गांधी जी की सरकार थी और इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए इस समिति का गठन किया था। इन्होंने महत्वपूर्ण सिफारिश की कि जिला परिषद जो होती है इसको सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, यानी जो सर्वाधिक सबसे उच्च स्तर की जो संस्था है जिला परिषद इसको सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। और साथ में जो जी.वी.के. राव समिति है इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा था। ये भी आप कथन ध्यान में रखेंगे कि किस संस्था ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा था, तो समिति कौन सी थी? जी.वी.के. राव समिति 1985। इसके बाद अगली समिति है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1986 के अंतर्गत। और कौन सी समिति है ये? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो इस समिति ने क्या कहा था कि इसका गठन है वो राजीव गांधी सरकार में लोकतंत्र विकास हेतु किया गया था। किसका? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का। और इन्होंने सिफारिश की कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कहा था किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। और इन्होंने अन्य क्या सिफारिश की? इन्होंने कहा कि चुनाव है वो नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। साथ ही क्या है कि प्रत्येक पंचायत के ऊपर न्यायालय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए और न्यायिक अधिकरण है वो भी पंचायती राज संस्थाओं में जोड़ दिया जाना चाहिए। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये लक्ष्मीमल सिंघवी ने। साथ ही इन्होंने ये कहा कि गैर दलीय चुनाव होना चाहिए, यानी जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं इनमें किसी भी दल का योगदान नहीं होना चाहिए। क्या होने चाहिए? चुनाव सभी के सभी क्या होने चाहिए? गैर दलीय होना चाहिए, यानी जो पार्टियां होती हैं ये इस चुनाव में नहीं होनी चाहिए। ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा था। इसके बाद अगली समिति है पीके थुंगन समिति। ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1988 में। पीके थुंगन समिति 1988। इस समिति ने सिफारिश की कि संवैधानिक मान्यता है वो पंचायती संस्थाओं को दी जाए। साथ ही त्रिस्तरीय, इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय है वो पद्धति अपनाई जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। किस समिति ने कहा था? ये कहा था पीके थुंगन समिति 1988 ने। साथ ही जिला परिषद को इन्होंने व्यवस्था की धुरी माना था। किसको? जिला परिषद को। जो जिला स्तर पर होती है जिला परिषद को, इन्होंने इस व्यवस्था को पंचायती राज का धुरी माना। इसके बाद इन्होंने कहा कि जिला परिषद का सीईओ है वो जिले के कलेक्टर को बना दिया जाना चाहिए। किसको? जिला कलेक्टर को जिला परिषद का सीईओ। ये किसने कहा था? पीके थुंगन समिति ने। इसके बाद अगली समिति है गोडगिल समिति 1988 में। इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये कौन सी समिति है? गोडगिल। लेकिन सबसे पहले जो संवैधानिक दर्जा देने की बात कही
वो की थी लक्ष्मीमल सिंह समिति 1986 ने। इसके बाद देखिए अगली समिति है नाथुराम मिर्जा समिति 1991। नाथुराम मिर्जा समिति 1991 इस समिति ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 इसकी सिफारिश पर ही पारित हुआ था। कौन सी समिति उस समय? नाथुराम मिर्जा समिति 1991। और 73वां संविधान संशोधन 1992 इसी समिति के सिफारिश के ऊपर पारित हुआ था, नाथुराम मिर्जा समिति। अब कुछ समितियां राजस्थान सरकार है, उन्होंने भी पंचायती राज से संबंधित गठित की थी। वो कौन कौन सी हैं? तो आप इनको डेट है वो जरूर ध्यान रखें। सादिक अलीग समिति 1964 में बनाई गई थी। इन्होंने क्या कहा कि प्रधान जिला प्रमुख के चुनाव हैं उनमें सरपंच और सदस्य हैं वो भी शामिल होने चाहिए। इसके बाद एक समिति बनाई गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में। इन्होंने वीडियो पद का बारे में सर्वप्रथम चर्चा की थी गिरधारी लाल व्यास समिति ने। और वित्तीय स्थिति में भी सुधार होना चाहिए पंचायती राज की संस्थाओं में, तो ये भी गिरधारी लाल व्यास समिति ने कहा था। इसके बाद अगली समिति है वीएस व्यास समिति 2010 में। इन्होंने पंचायत को 5 विषय देने की बात कही थी कि कुल 5 विषय हैं वो दिए जाने चाहिए। इसके बाद जो गुलाब चंद कटारिया जी हैं उनकी अध्यक्षता में 2009 में समिति बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि 29 के 29 विषय हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए जाने चाहिए। जो 73वां संविधान संशोधन है इससे जो संविधान है हमारा उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय हैं यानी 29 अधिकार हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए हैं। तो ये इन्हीं की बात हो रही है। तो वीएस व्यास समिति 2010 में इन्होंने कहा कि 29 में से 5 विषय दिए जाने चाहिए। जबकि गुलाब चंद कंटारिया जी समिति है उन्होंने कहा कि 29 के 29 विषय हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है कि राजस्थान को 21 विषय वो दिए गए हैं 29 में से कितने 21, लेकिन कुछ जगह 23 भी मिलता है और 21 भी मिलता है। तो आप ये दोनों चीज ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में वर्तमान में 21 या फिर 23 विषय वही सौंपे गए हैं, 29 के 29 विषय राजस्थान को नहीं दिए गए। तो इस प्रकार से जो भी समितियां थी वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि पंचायती राज का क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए पंचायती राज का क्रियान्वयन ये कब हुआ था? ये हुआ था प्रथम उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का क्रियान्वयन किया गया था और बगदरी गांव नागौर राजस्थान में किया गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल जी नेहरू। और दूसरा राज्य है वो बना था आंध्र प्रदेश, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। और राजस्थान में जब पंचायती राज की स्थापना हो रही थी उसमें देखिए मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। और राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और पंचायती राज मंत्री नाथुराम मिर्जा थे। और इन्हीं ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इनकी अध्यक्षता में 1991 में समिति भी बनाई गई थी। बाद में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वो कब दिया गया था? वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। लेकिन इससे पहले भी कुछ प्रयास किए गए थे जिन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की थी। तो पहला प्रयास है वो राजीव गांधी जी द्वारा किया गया। 64वां जो संविधान संशोधन है विधेयक वो पारित किया, लेकिन राज्यसभा में वो क्या है असफल हो गया था। लेकिन इस प्रयास में सफलता है वो किसको मिली थी? वो मिली थी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उसमें जो संवैधानिक संशोधन वाला सिस्टम था वो पारित हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया। तो कब दिया गया था ये? अब एक बार आप वो भी डेट देख लीजिए कि लागू किस प्रकार से हुआ। तो लोकसभा में जो विधेयक है वो 22 दिसंबर 1992 को रखा गया और पारित हो गया। इसके बाद राज्यसभा से ये 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं वो 20 अप्रैल 1993 को हो गए। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल जी शर्मा थे। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसमें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और ये लागू है वो कब हुआ? ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसी दिन को पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गए थे। और लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 से पारित हुआ और राज्यसभा में 23 दिसंबर को पारित हुआ और राष्ट्रपति जी ने साइन है वो 20 अप्रैल 1993 को किए और इसको पूरे देश में लागू है वो 24 अप्रैल 1993 से किया गया। और 24 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रथम चुनाव कब हुए थे संविधान अधिनियम बनने के बाद, तो वो भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जो
ये पंचायती राज एक्ट है वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। बट राजस्थान में है वो कब लागू हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान में आप ध्यान रखेंगे कि ये कब हुआ था, 23 अप्रैल 1994 को ये राजस्थान के अंतर्गत लागू हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान ने कब लागू किया, राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 को लागू किया था। मैं अलग से लिख देता हूँ, एक बार रुकिए। तो राजस्थान के अंतर्गत ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 24 अप्रैल 1994 को। राजस्थान के अंतर्गत थोड़ा एक बार पेन मिस्टेक हो रहा है। राजस्थान के अंतर्गत पंचायती राज जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था, 23 अप्रैल है, सॉरी यहाँ पे 23 रखेंगे आप याद। 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, जबकि पूरे देश में कब लागू हुआ था, वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अब हम बात करेंगे आगे कि जो प्रथम चुनाव है जो एक्ट बनने के बाद कब हुए थे। तो प्रथम चुनाव कराने वाला राज्य है वो कौन था। तो देखिए प्रथम चुनाव कब हुए थे, वो प्रथम चुनाव कराने वाला राज्य है मध्य प्रदेश बना था। जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया उसके बाद प्रथम चुनाव किसने कराए थे, मध्य प्रदेश ने। जबकि सबसे पहले अधिनियम पारित करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक बना था। और चुनाव की बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश बना था। संविधान में क्या परिवर्तन हुआ वो भी देख लीजिए कि संविधान के अंतर्गत एक नया भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत कुल कितने विषय थे, 29 विषय थे। और ये अनुच्छेद वो कहाँ से कहाँ तक थे, ये 243 से 243 ओ तक कुछ कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और हिंदी में हम बात करें तो क से ण तक है वो अनुच्छेद जोड़े गए थे। और इंग्लिश में 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है वो जोड़े गए थे। अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 243 ए में क्या है। तो 243 ए में क्या है, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की है, ग्राम सभा के बारे में। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, जो सारे के सारे वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा की कम से कम साल में 2 बैठक है वो होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम सामान्यतः बैठक है वो कितनी होती है, 4 होती हैं। और ये कब कब होती हैं, 26 जनवरी को होती है एक, 26 जनवरी को। इसके बाद एक होती है 1 मई को मजदूर दिवस होता है उस समय। एक होती है 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस होता है। और एक होती है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। तो आप ये ध्यान रखेंगे 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा है उसकी सामान्यतः 4 बैठक होती हैं, लेकिन साल में कम से कम 2 बैठकें वो जरूर होनी चाहिए। और ये बैठक कौन बुलाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इन बैठक को सरपंच है वो बुलाता है। कौन बुलाता है, सरपंच ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है। अब देखिए 243 ए हमने देख लिया है, 243 बी है उसके अंतर्गत क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो 243 बी है उसमें क्या है, जो ग्राम सभा है उसके गठन की जानकारी दी गई है। यानी 3 स्तरीय पद्धति हमने अपनाई है। ग्राम पंचायत हो गई, फिर जिला पंचायत समिति हो गई और सबसे ऊपर कौन सी हो गई, जिला परिषद हो गई। तो ये 3 जो त्रिस्तरीय पद्धति है वो अपने अपनाई है 243 बी के अंतर्गत। और इसके बाद में छूट भी दी गई है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले वहाँ पर मध्य समिति यानी पंचायत समिति को छोड़ सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ 2 स्तर होंगे, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। इसके बाद ग्राम पंचायत है उसका अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। एक उप सरपंच होता है जो उपाध्यक्ष होता है। और जो सरकार का प्रशासक होता है वो होता है वीडीओ यानी ग्राम सेवक। और पंचायत समिति में कौन होता है, तो पंचायत समिति में प्रधान होता है जो इसका अध्यक्ष होता है, फिर उप प्रधान होता है और वहाँ पर सरकार का प्रशासक है वो बीडीओ होता है। और जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है जो इसका अध्यक्ष होता है, फिर एक उप जिला प्रमुख होता है और सीईओ होता है जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वो कौन होता है, सीईओ यानी जो एक समिति थी उसने कलेक्टर को बनाने की बात की थी। ये हमने बी देख ली। और जो 243 सी है इसके अंदर किसकी बात की है, तो आप ध्यान रखेंगे 243 ए में तो क्या है, गठन है। और बी में वो 243 ए में तो क्या है, ग्राम सभा है। बी में गठन की बात की गई है। और सी है इसके अंतर्गत संरचना की बात की गई है। किसकी संरचना, यानी जो त्रिस्तरीय संरचना है वो अपनाई गई है। इसकी बात किसमें है, 243 सी के अंतर्गत। यानी सी से संरचना है वो आप ध्यान रखेंगे। और बी से गठन है। और ए में क्या है, ए में है वो ग्राम सभा है। इसके बाद हम देखेंगे 243 डी। 243 डी में आरक्षण की बात की गई है। यानी कुछ आरक्षण के प्रावधान है वो किस में, 243 डी के अंतर्गत। इसमें क्या कहा है कि SC/ST जनसंख्या जो है उसको जनसंख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर आरक्षण है वो दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण की
व्यवस्था की गई है जिसमें अध्यक्ष व सदस्य भी शामिल है, यानी 3 में से 1 है वो महिला होनी चाहिए, यानी 33% आरक्षण है वो महिलाओं को यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में जो आरक्षण है वो कितना है, वो 50% है और ये 2010 से क्या है, लागू है। 243D में राजस्थान में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण की प्रावधान किया गया है, यानी राजस्थान में महिलाओं को 1/2 यानी 50% आरक्षण की व्यवस्था की है और ये 2010 से लागू है। लेकिन जब और ओबीसी आरक्षण की बात आएगी तो ओबीसी को आरक्षण है वो राज्य विधानमंडल तय करेगा कि कितना देना है, वो कौन तय करेगा ओबीसी आरक्षण को, राज्य विधानमंडल। लेकिन कुछ अपवाद भी है, यहाँ पे एससी जो आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। जो एससी आरक्षण है अरुणाचल प्रदेश में, ये जो 83वां संशोधन हुआ था 2000 के अंतर्गत, इसमें क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश में एससी आरक्षण है वो हटा दिया गया था। और जो आरक्षण है इसके अंतर्गत और 243D में क्या है कि उपाध्यक्ष पद है वो आरक्षित नहीं होता है, यानी उपाध्यक्ष है किसी को बनाया जा सकता है, उसमें कोई आरक्षण है वो नहीं है। अब हम बात करेंगे 243D ई के बारे में। डी हमने देख लिया है, डी में क्या है, आरक्षण है। अब हम बात करेंगे 243E। तो आप ध्यान रखेंगे ई में आपको किस प्रकार से याद रखना है, ई कितने पर आता है, तो ई 5 पर आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्यकाल की बात है, जो 5 साल होता है वो किसके अंतर्गत है, ई के अंतर्गत है। तो सभी संस्थाओं का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष है वो होगा पंचायती राज संस्थाओं का। और इसकी गिनती 5 वर्ष की कब की जाएगी, प्रथम बैठक की तिथि से है वो इसकी गणना की जाएगी। और जब पंचायती राज संस्थाओं में जो सरपंच बनाया गया है वो किसी कारणवश से हट गया है या और कोई कारण हो गया है, पद रिक्त हो गया है, तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाने अनिवार्य है। कितने माह के अंतर्गत, 6 माह के। और ये चुनाव है कराने के बाद जो नया सरपंच बनेगा वो शेष अवधि के लिए बनेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। यानी 2 साल बाद में किसी कारण से सरपंच हट गया है और कोई कारण हो गया है तो चुनाव कराए 6 महीने के बाद, तो नया सरपंच बना है वो, यानी 6 महीने यहाँ से जोड़ेंगे तो 2.5 साल हो गए, यानी 2.5 साल बाद जो चुनाव हुए उसमें नया सरपंच बनेगा वो शेष 2.5 साल के लिए बनेगा, यानी 2 साल 6 माह के लिए बनेगा, न कि 5 साल के लिए। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 243F। एफ में क्या है, तो एफ को आप एफ से ध्यान रखेंगे, फेल यानी योग्यताएं अयोग्यताएं जो भी हैं ये किसके अंतर्गत हैं, 243F के अंतर्गत। यानी 243F में योग्यताओं क्या है कि न्यूनतम आयु है वो चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। और शेष योग्यताएं राज्य विधानमंडल है वो निर्धारित करेगा कि किस प्रकार से योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत योग्यताएं हैं जो राज्य विधानमंडल ने तय की है वो कौन कौन सी हैं कि 2 से अधिक है वो संतान नहीं होनी चाहिए। ये 27 नवंबर 1995 के बाद प्रावधान किया गया था। और 2 से अधिक संतान है, इन्होंने कहा कि दिव्यांग संतान है इसमें इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो 2 संतान है इनमें दिव्यांग संतान की गणना है वो नहीं की जाएगी। इसके अलावा घर में सुलभ शौचालय है वो अनिवार्य होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता जो भी थी यानी 8वीं पास होना चाहिए, ये 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो 243F में क्या है, योग्यताएं दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे F के बाद में 243G और H के बारे में। तो 243G है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, तो पंचायती राज संस्थाएं उसको अधिकार दिए गए हैं, वो किस प्रकार से हैं, वो 243G के अंतर्गत दिए हैं। यानी 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं, यानी 29 विषय जो कानून है इन पर पंचायती राज संस्थाएं कानून बना सकती हैं, वो है इसके अंतर्गत। और राजस्थान को इसमें से 29 में से 23 या कुछ जगह आपको 21 भी मिलेंगे विषय अभी तक सौंपे गए हैं। पूरे 29 से 29 विषय राजस्थान को नहीं सौंपे गए हैं। इनमें से 29 में से कुछ विषय मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। जैसे कृषि हो गया, ये पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों में है। इसके अलावा लघु उद्योग हो गए, लघु उद्योग भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मत्स्य उद्योग हो गया, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। ये पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय इनमें आएंगे। पशुपालन हो गया, पशुपालन आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप और ध्यान रखेंगे कि बाजार और मेले हो गए, जो स्थानीय बाजार लगते हैं, मेले लगते हैं, ये सभी पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुटीर उद्योग हो गया, ये 29 विषयों के अंतर्गत आते हैं। कुटीर उद्योग हो गया, ये सभी विषय 29 विषयों के अंतर्गत हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। इसके बाद अगला है 243H। तो 243H को आप ध्यान रखेंगे कि 243H में क्या है कि राज्य विधानमंडल है वो कानून बनाकर देगा, जो भी टैक्स की कराधान की शक्तियां होंगी। यानी H में आप ध्यान रखेंगे कि H से क्या है, टैक्स, यानी जो भी टैक्स से संबंधित कानून होंगे वो कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को सौंपेगा। इसके बाद अगला है 243I। इसमें किसकी बात की गई है, राज्य वित्त आयोग की बात है वो 243I के अंतर्गत की गई है। यानी आई से आप ध्यान रखेंगे वित्त, यानी आई से इनकम।
ये आप ध्यान रखेंगे, आय से इनकम। इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं कि आय से इनकम यानी राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो राज्यपाल करेगा, और कब करेगा, 5 वर्ष में एक बार है वो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और इसका कार्य है राज्य वित्त आयोग का क्या होगा कि राज्य की संचित निधि से हिस्सेदारी की अनुशंसा, यानी पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से कितना फंड है वो देना है, इसकी अनुशंसा कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा। और राजस्थान छठा वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रद्युम्न सिंह थे। अब 7वां जो वित्त आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरुण चतुर्वेदी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये इनको अभी बनाया गया था, अरुण चतुर्वेदी को। इनको कब बनाया गया था, इनको 2 अगस्त 2025 को अध्यक्ष है वो बनाया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरुण चतुर्वेदी, जिनको कब बनाया गया था, 2 अगस्त को वो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। और ये कौन सा वित्त आयोग है, ये 7वां वित्त आयोग है। और पहला वित्त आयोग है वो 22 अप्रैल 1994 को गठित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पहला वित्त आयोग है वो कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 22 अप्रैल 1994 को। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की। तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कितने में, 243 के अंतर्गत है। ये 2 अनुच्छेद हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, 243 आई राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के अंतर्गत है। और ये क्या है कि एकल सदस्य आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है। और इसकी नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से संसद हटा सकती है उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, इसका कार्य है कि मतदाता सूची तैयार करना और जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है ये चुनाव कराना, ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। और वर्तमान में जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग हैं वो मधुकर गुप्ता है। कौन है, मधुकर गुप्ता। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मधुकर जो गुप्ता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद है कि 243 एल, यानी जो कुछ क्षेत्र हैं संघ क्षेत्र, उनमें भी पंचायती राज संस्थाओं के जो नियम हैं वो लागू किए जा सकते हैं। तो एल से लागू करना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 243 एल। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में जो 243 अनुच्छेद है उसका लागू नहीं होना, जैसे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये क्या है कि जो SC/ST से संबंधित, अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित राज्य हैं, यहाँ पे क्या है कि 243 लागू नहीं होता है। 243 ये पंचायती राज संस्थाओं वाला एक्ट, तो लागू नहीं होना ये किस में आएगा, 243 एम के अंतर्गत। इस 243 एम में जो राज्य आएंगे उनमें ये लागू नहीं होता। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो जिला है, इसमें जिला परिषद का प्रावधान है वो लागू नहीं किया गया, ये किसके अंतर्गत है, 243 एम के अंतर्गत। इसके अलावा अगला है 243 एन, जिसमें क्या है कि कानून की निरंतरता है वो बनी रहेगी। वो भी आप देख लीजिए 243 एन में क्या है, 243 एन में है कि मौजूदा राज्य में जो कानून बनाए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है वो लागू रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे। और राज्य 1 वर्ष के भीतर नए कानून बनाएंगे, जो और कानून है वो बना सकता है। इसके अलावा न्यायिक हस्तक्षेप का वर्जन है 243 ओ के अंतर्गत। इसमें क्या है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय है वो कोई भी हस्तक्षेप है वो नहीं करेगा, इसकी वर्जन यानी मनाही की गई है 243 ओ के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे पेशा एक्ट जो 1996 में बनाया गया था। ये क्या है, यानी हमने देखा था कि 243 एल है, कुछ जो 243 एल लागू किया जा सकता है। इसके बाद हमने एम देखा था कि कुछ क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा एक्ट है वो बनाया गया, पेशा एक्ट 1996 बनाया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि 73वां जो संशोधन है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं हो रहा था, इसके लिए हमने एक पेशा एक्ट बनाया था जो दलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में थी, उसकी सिफारिश पर हमने ये एक्ट बनाया था। और इसके एक्ट का क्या नाम है, इसका एक्ट नाम है पेशा। पेशा का मतलब है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996। तो आप ध्यान रखेंगे कि पेशा का मतलब क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996। पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया 1996। और ये प्रावधान है वो कौन कर सकता है, इसकी पेशा के अंदर प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा को विशेष शक्तियां कुछ दी गई थी पेशा एक्ट के अंतर्गत। और ये 10 राज्यों में वर्तमान में लागू है पेशा एक्ट, जिसमें राजस्थान, MP, गुजरात ये भी शामिल है। और इसके अलावा 7 जिले हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा उड़ीसा हो गया, इसके अलावा झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, एक और रह गया आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना हो गया।
7 ये हो गई, और राजस्थान, एमपी, गुजरात 3 ये हो गए। यानी 10 जिलों में वर्तमान में पैसा एक्ट है वो लागू है। और राजस्थान में पैसा एक्ट कब लागू हुआ था? ये हुआ था 30 दिसंबर 1999 को पैसा एक्ट है वो लागू किया गया। अब हम बात करेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा है वो क्या होती है वो भी देख लीजिए। तो ग्राम सभा की परिभाषा है कि ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाता यानी जो 18 साल से ऊपर हैं, जिनका वोट बन गया है, वो सभी के सभी क्या हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ये गांव की संसद या मूल इकाई होती है कौन? ग्राम सभा। और ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। और सरपंच नहीं हो तो उसकी अनुपस्थिति में जो उप सरपंच या सदस्य हैं वो मिलकर किसी एक को अपने में से अध्यक्ष बना लेते हैं। और ग्राम सभा की साल में कितनी बैठक होनी चाहिए? 4 बैठक होनी चाहिए। 2 बैठक तो अनिवार्य है, लेकिन साल में सामान्यतः 4 बैठक होती हैं, 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, यानी 4 बैठक होती हैं। और ग्राम सभा की गणपूर्ति की बात करें तो गणपूर्ति या quorum है वो कुल सदस्यों का 1/10 है वो होनी चाहिए। गणपूर्ति की बात आए तो कितनी होगी? 1/10। और ग्राम सभा का कार्य क्या है? ग्राम सभा का कार्य है कि गत वर्षों में कार्य की जांच की जाए और अगले वर्ष में जो भी कार्य होंगी उनकी रूपरेखा तैयार करना ग्राम सभा का कार्य होता है। अब हम बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव है जो किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज के अंतर्गत सरपंच हो गए, प्रधान हो गए, जिला प्रमुख हो गए, उन पर किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष में आप है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, यानी जो पहले साल और दूसरे साल नहीं ला सकते और 5वें साल नहीं ला सकते। तो आप अविश्वास प्रस्ताव कब ला सकते हैं? तीसरे साल और चौथे साल, यानी 2 साल में ही आप सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और प्रस्ताव लाने के लिए आपको 1/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, यानी आप अविश्वास प्रस्ताव तब भी ला सकते हैं जब 1/3 सदस्यों का समर्थन हो। और इसे पारित करने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए। लाने के लिए तो 1/3 सदस्यों का समर्थन और पारित करने के लिए 3/4 सदस्यों का होना चाहिए। और जब एक बार ये असफल हो जाएगा तो 1 वर्ष के तक ये आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव को नहीं ला सकते। इसके बाद देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव है वो लागू नहीं होता है किस पर? वार्ड पंच पर, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्य होते हैं, इन पर आप अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं ला सकते। इसके बाद दल बदल कानून, यानी 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है वो भी पंचायती राज संस्थाओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये गैर दलीय चुनाव होते हैं। फिर है राजनीतिक दल। तो ग्राम पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल है वो भाग नहीं लेते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद में लेते हैं, लेकिन जब जो ग्राम पंचायत वाला चुनाव है यहाँ पे क्या है, राजनीतिक दल है वो भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो पंचायती राज संस्थाओं संबंधी जो भी डाटा थे या जो भी फैक्ट बन रहे थे वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में पंचायत विभाग का गठन है वो कब किया गया था वो भी आपको बता देता हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे, जो पंचायत विभाग है इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन है वो 1949 के अंतर्गत किया था। और पंचायती राज जो एक्ट है राजस्थान के अंतर्गत, पंचायती राज एक्ट की बात करें तो वो कब बनाया था? वो बनाया था 1953 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज विभाग का राजस्थान के अंतर्गत गठन है वो 1949 में किया गया था, जबकि पंचायती राज एक्ट है वो 1953 के अंतर्गत बनाया गया था। इसके अलावा 2 चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान के अंतर्गत पहली महिला जिला प्रमुख है वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी नगेंद्र बाला। ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि नगेंद्र बाला है वो राजस्थान की पहली नगेंद्र बाला, ये राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख थी नगेंद्र बाला, राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख। और महिला सरपंच की बात आई कि राजस्थान के अंदर पहली महिला कौन सरपंच है वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी छगन बहन गोलछा, छगन बहन गोलछा। और ये कहाँ पर बनी थी? तो ये बनी थी जो हाल ही में जो नया रामचंद्र कन्वेंशन के अंदर शामिल किया गया गांव है खिंचन। तो खिंचन वेटलैंड जो अभी शामिल किया गया, खिंचन फलोदी की ये पहली महिला सरपंच बनी थी। तो इस प्रकार से हमने जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 73वां संविधान संशोधन था वो देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद सभी दोस्तों का।